हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नीट जेआरएफ। और दोस्तों, आज के हम इस सेशन में जानेंगे कि भारत में टाइगर जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से परिवर्तित हुई, कैसे वो पहले घटी तेजी से और बाद में हम इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्या क्या समस्याएं रहती है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, कौन से नेशनल पार्क में या टाइगर पार्क में सबसे ज्यादा टाइगर हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनके साथ क्या समस्या है, कौन सी पॉलिसी मेकिंग में समस्याएं आ रही है, कहाँ मानव के साथ ये समस्याएं हैं कि जो हम रह रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी जीवन शैली की वजह से शेर या टाइगर के बीच में क्या द्वंद हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में, और आई होप ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ना सिर्फ डाटा के रूप में, बाकी हम पॉलिसी मेकिंग या किस तरह से इसमें परिवर्तन देखने को मिला, इन सभी चीजों के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो दोस्तों, सेशन प्रारंभ करें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका सपना जेआरएफ करना है तो निश्चित रूप से आपको रिसर्चर बैच है वो ज्वाइन करना चाहिए। रिसर्चर बैच में आपको पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 ज्योग्राफी की क्लासेस भी मिलती है, और ये जो क्लासेस हैं वो आपको 1 ईयर तक आपका सब्सक्रिप्शन है वो रहता है। इस 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड होते हैं, जिसमें पेपर 1 की नोट्स है वो पीडीएफ में, और ज्योग्राफी के जो नोट्स है वो हार्ड कॉपी में हमारे द्वारा आपको कोरियर किए जाते हैं, जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट की 17 बुकलेट है वो आती है, और उसके अलावा आपकी एक PYQ वाली बुक भी इसमें दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ टेस्ट भी इसी में आपका इंक्लूड रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आप इसे जाकर ऐप से देख सकते हैं, और इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर 7339898354 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ज्योग्राफी की क्लासेस लेनी है तो आपको क्लासेस भी अवेलेबल है। स्कूल व्याख्याता का बैच है वो भी चल रहा है। नेट जेआरएफ पेपर 1 की क्लासेस है मनीषा मैम के द्वारा, तो वो भी आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ PYQ बुक है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये सभी आपको हमारे ऐप पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें टाइगर की, टाइगर संरक्षण की, तो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा या घनी आबादी के रूप में टाइगर को हमेशा से रखता आया है। सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले या 1000 साल पहले हम चले तो भारत में लगभग आप मानो 50,000 से 1 लाख तक की टाइगर की पॉपुलेशन थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनके शिकार में वृद्धि हुई, आप देखोगे बहुत से राजा महाराजा उन्होंने अपने महलों में, किलों में, या पुरानी मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां पे शेर का जो मुखौटा है वो लगाया जाता था, है ना। तो इन सब ग्लोरीफाई करने वाली चीजों की वजह से फिर उपनिवेशवाद आया, अंग्रेज आए, तो उन्होंने भी शेर का शिकार करना एक एक तरह से अपने आप को मनोबल बढ़ाने वाली चीज के रूप में लिया, ठीक है। और वो फोटो वगैरह खींचते थे, अपने महलों में लगाते थे, तो इस वजह से बहुत तेजी से शेर का शिकार है वो प्रारंभ हुआ। और ऐसे करते करते हम देखते हैं कि हम 1950 आते आते शेर की संख्या में बहुत ज्यादा तेजी से कमी हमें देखने को मिलती है। और इसी संदर्भ में फिर हम देखते हैं कि 1969 में यूएन IUCN का जो सम्मेलन है वो भारत में बुलाया जाता है, और इस IUCN के सम्मेलन के बाद में भारत में भी पर्यावरण के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति एक नियमों को लेकर, अधिनियमों को लेकर एक क्रांति जगती है, और एक जागरूकता आती है कि हमें हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। और उसी संदर्भ में 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया जाता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर है वो प्रारंभ किया जाता है। 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया जाता है, और टाइगर की संख्या को बचाने के लिए एक निश्चित और नियमित रूप से एक कार्यक्रम चलाया जाता है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया जाता है। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ होता है उस समय हमारे पास लगभग 2000 के आसपास शेर थे, टाइगर थे भारत में। लेकिन इस
प्रोग्राम की सफलता हम कहें कि धीरे धीरे फिर भी इस प्रोग्राम के चलाने के बाद भी हमने बहुत सारे क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व है वो स्थापित करे, परंतु फिर भी हम इस चीज में सफल नहीं हो पाए और निरंतर रूप से इनकी संख्या है उनमें गिरावट है वो जारी रही। ठीक है, और साथ ही साथ 1973 में ही हमने इसको नेशनल एनिमल भी घोषित किया, शेर को, है ना। और ये सारी प्रयास करने के बाद हमने इसमें निरंतर परिवर्तन करते रहे, परंतु यहां पे जानना ये जरूरी है कि हमें इतना शेर या टाइगर की आवश्यकता क्यों है, हम इतने प्रयास इसे बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भारत में जो बाघ है वो सांस्कृतिक धार्मिक पहचान के अतिरिक्त राष्ट्रीय गौरव का भी विषय है। अगर आप देखेंगे संसद पे वो जो अशोक स्तंभ लगा था उस शेर को लेकर भी बहुत से विवाद आपने सुने होंगे, तो वो हमारा महत्वपूर्ण विषय है, राष्ट्रीय गौरव का विषय अशोक स्तंभ में भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय देखो तो वहां की मोहरों में भी आपको टाइगर देखने को मिलता है, हम उसकी पूजा भी करते हैं, है ना। आपकी दुर्गा माता का वाहन भी है वो आपका टाइगर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए बहुत एक मजबूत कड़ी के रूप में है जिसे बचाना जरूरी है। खाद्य श्रृंखला में ये सबसे ऊपर आता है और इसलिए पारितंत्र की बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति। अगर आपके शेर या टाइगर, अगर आपका टाइगर है खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर बैठा है, इसका मतलब उसे भोजन मिल रहा है, यानी मांसाहारी जीव है, यानी मांसाहारी जीव है तो इसका मतलब पेड़ पौधे भी अच्छी तरह से उपस्थित है। अगर टाइगर नहीं है तो धीरे धीरे पूरी श्रृंखला है वो बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये हम पहचान है, बाघ का होना किसी खाद्य पाय से स्वस्थ होने का प्रतीक है। बाघ द्वारा कई शाकाहारी जीवों का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, जिससे क्या है वनस्पतियां बनी रहती है। और वनस्पति, क्योंकि शाकाहारी जीव तो क्या है वनस्पतियों को खाएंगे, अगर बाघ उन्हें नहीं मारेगा और वनस्पतियां बनी रहेगी तो CO2 ज्यादा हमें CO2 एब्जॉर्ब ज्यादा होगी और ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगी। उसके साथ ही साथ विश्व के जो टोटल बाघ है, शेर है, टाइगर है, उसमें 70% भारत में पाए जाते हैं और पिछले 8 सालों में इनकी संख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, ये हम देखते हैं जो टाइगर है वो अधिक पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ता है। टाइगर सफारी, ये सारी चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। इन पे संकट क्यों आया, टाइगर पर संकट आने का प्रमुख कारण क्या है, आवासों में कमी। आवास में कमी क्यों आई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हम बाहरी क्षेत्रों में जंगलों में अतिक्रमण करने लगे, वहां पे घर बनाने लगे। अब वहां पे घर बनाएंगे तो शेर से या टाइगर से सामना होगा, अब टाइगर से सामना होगा तो दोनों में से एक ही रहेगा और धीरे धीरे टाइगर की संख्या में कमी आई। उसके अलावा शिकार, पोचिंग, ये भी सबसे बड़ी समस्या है, अवैध तस्करी करने के लिए उनके अंगों की, है ना, तो इसके लिए पोचिंग भी बढ़ती है। वन संसाधन और खनिज संसाधन जंगलों में पाए जाते हैं, उनको निकालने हम जाएंगे तो टाइगर से सामना हमारा होना ही होना है, तो इस वजह से भी आया। जंगल में बढ़ता प्रदूषण, ये भी प्रमुख कारण है। पर्यटन के नाम पर बाघों के आवासों में छेड़छाड़ करना, वहां पे होटल्स बनाना और चीजें बनाना, तो हम जितना ज्यादा संपर्क में आएंगे टाइगर के, जितना ज्यादा उनके एरिया में जाएंगे, उतना ही ज्यादा क्या है हमारे बीच में उनके कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और फिर लास्ट में नुकसान किसका होना है, टाइगर का होना है। ये चीज है, एक आप स्टडी है कि नॉर्थ इंडिया में टाइगर की जो डेथ है वो ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है। उसका कारण है कि साउथ इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन अर्बन सिटीज में रहती है, उसका जंगल से ज्यादा काम नहीं है, उसका इंटरेक्शन जंगलों में इतना ज्यादा नहीं है। बल्कि नॉर्थ इंडिया में क्या है, जो जनजातियां हैं वो जंगलों पे डिपेंड है, वो जंगलों में लकड़ी काटने जाती है, वो जंगल्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है बजाय नॉर्थ साउथ इंडिया की। तो इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में इस जो टाइगर और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो ज्यादा देखा जाता है, उनकी संख्या में ज्यादा शिकार होता है, उनकी संख्या में ज्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। बाकी साउथ इंडिया में क्योंकि ज्यादातर अर्बन पॉपुलेशन है ना, तो इस वजह से ये चीजें हमें कम देखने को मिलती है। तो ये भी एक स्टडी है, तो हम जितना जाएंगे उतना ही हमें नुकसान होगा। मानना है कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनसे भी जो बाघों की संख्या कम हुई है। भारत में बाघों की कोर और बफर आवास, कोर जोन बनाते हैं जिसमें सिर्फ बाघ ही रहेगा,
और कोई जा नहीं सकता, बफर में जा सकते हैं दोनों। तो ऐसे इस तरह से हमने नेशनल पार्क को कोर बफर एरिया में इनमें बांट रखा है। ठीक है, वन रक्षकों के पास भी प्रशिक्षण का अभाव होना ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया हमने 1973 में, 1 अप्रैल से प्रारंभ किया और बाघों को बचाने के लिए 1972 की वन संरक्षण की अनुसूची कौन सी में डाला, वन में शामिल किया। और प्रोजेक्ट टाइगर के निम्नलिखित उद्देश्य थे, 3 उद्देश्य हमने बनाए। क्या, प्राकृतिक आवासों की संख्या बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा टाइगर जोन है ना वो हमें बनाने, और उनको कोर और बफर एरिया में बांटना। बाघों का उपयोग संख्या तैयार करना जिसके लिए एक नियमित अवधि में उनकी जनगणना की जाए, है ना, उनकी गणना की जाए, और नष्ट हो चुके प्राकृतिक आवासों को फिर से स्थापित करने का हमारा प्रयास रहा। साथ ही साथ हमने इसमें यह करा कि मानव बाघ संघर्ष भी हमें कम से कम करना चाहिए, तभी हमने कोर एरिया बनाया, उसमें मनुष्य की एंट्री बैन है। बाघ के संरक्षण के लिए केंद्र राज्य समन्वय भी अच्छा होना चाहिए। देखो पहले क्या है, वन संरक्षण या वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो स्टेट इश्यू था। फिर जब हमने 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट लाया, तब उस समय इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, तो उस समय स्टेट से ये विषय लेकर कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, यानी समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया। तो समन्वय बेहतर बना, है ना, केंद्र भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और बेहतर तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय प्रयास भी है निरंतर, 1973 के बाद और उसके बाद निरंतर प्रयास करने के बाद भी जो बाघ की संख्या उसमें धीरे धीरे गिरावट महसूस हो रही थी। और 2010 तक जाते जाते ऐसे देश जिनमें जो टाइगर है वो प्राकृतिक रूप से आवास के रूप में वहां पे मिलते हैं, उन देशों ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र आया और उसमें ग्लोबल टाइगर रिकवरी कार्यक्रम चलाया गया, जिसे वर्ल्ड बैंक ने सहयोग दिया, सहायता दी, है ना। और इस कार्यक्रम के माध्यम में यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में ये लक्ष्य डिसाइड हुआ कि 2010 में जितने टाइगर हमारे पास है, 2022 में इसके डबल करने हैं, 2 गुना करने हैं। जितनी भी संख्या हमारे पास है उसके 2 गुना करने। पर 2 गुना तो भारत ने ये टारगेट अचीव किया है नहीं किया, निश्चित रूप से भारत ने 2022 से पहले ये टारगेट अचीव कर लिया था। ठीक है, और ये जो अवस्था, मुक्त अवस्था में कहां कहां पे पाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ज्यादातर जो देश है वो साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट इंडिया, है ना, वो सॉरी साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले देश है, चाइना है और ऊपर आपका रूस है। इन सभी देशों में, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वाले देशों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन रशिया है वो अभी भी इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है कि रशिया में वृद्धि हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बनाई और बाघों की कम होती संख्या को देखकर बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया, जिसका मुख्य कार्य क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर को क्रियान्वयन करना था। और एम स्ट्रिप नामक जो पत्रिका है निकाली जाती है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, वो पत्रिका में हमें बाघ जनगणना है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की ईयर वाइज ईयर, तो 2006 में देखो कितनी थी, 1411, 10 में बढ़ी 1706, फिर से बढ़ी 2226, फिर 18 में 2967 और 3682। तो 2010 में कितनी थी, 1700, तो 3400 नहीं थी और हमने 200 ज्यादा करी, 282, तो 6 थे तो 82, 12 घटा दो तो 270, डबल से भी 270 टाइगर हमने ज्यादा पहुंचे, संख्या बढ़ाने में हमने इसमें हासिल करी। ठीक है, तो भारत ने अपना टारगेट अचीव किया है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो टोटल जो जनसंख्या जो संख्या है वो अपनी हमारे पास कितनी है, 3682। तो भारत में टोटल टाइगर कितने हैं, ये अगर हम देखें, टोटल कितने हैं, 3682 टाइगर हमारे पास है। सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में
कितने 785 टाइगर हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं कर्नाटक, तो यहां पर आपके 563 टाइगर अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड जिसमें 560 टाइगर है। फिर आते हैं महाराष्ट्र जहां पर आपके कितने टाइगर है 444। और फिर आते हैं तमिलनाडु जहां पर आपके कितने टाइगर अवेलेबल है 306। तो ये लिस्ट आप अच्छे से याद रख लेना, जो आपको सही ढंग से ध्यान में रखनी है। लेटेस्ट डाटा है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यही क्रम वही है, पहले था जो ही, लेकिन संख्या चेंज हो गई। मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 टाइगर है वो अवेलेबल है। ऐसे राज्य भी है जिसमें बिल्कुल भी एक भी शेर नहीं है, एक भी टाइगर नहीं है, जैसे नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है ना, तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है, ना तो 2018 में थे ना 2022 में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अभ्यारण्य के हिसाब से, तो कौन कौन से अभ्यारण्यों में यहां पर हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा कहां पर है जिम कार्बेट में। ये कहां पर है उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा टाइगर इसी नेशनल पार्क की बात करें, है ना, यहां पे राज्य की बात नहीं, एक नेशनल पार्क में ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन से में है बांदीपुर, ये कहां पे है आपका कर्नाटक में। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहां पे है कर्नाटक में। फिर चौथे नंबर पे कौन सा है आपका बांधवगढ़, ये कहां पर आपका मध्य प्रदेश में। और पांचवा कौन सा है दूधवा नेशनल पार्क, ये कहां पर आपका यूपी में। तो ये नेशनल पार्क का क्रम है जिसमें आपके सबसे ज्यादा किसमें है जिम कार्बेट में है। और अगर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से में है तो बांधवगढ़ में। जिम कार्बेट, बांदीपुर, नागरहोल, बांधवगढ़ और फिर आपके नंबर आता है दूधवा नेशनल पार्क का। तो इस तरह से हम नेशनल पार्क के हिसाब से भी टाइगर की संख्या को देख सकते हैं। टाइगर इंपोर्टेंट है हमारे लिए, जरूरी है ना, और इसे बचाना भी जरूरी है। और भारत ने अपने लक्ष्य को, हालांकि 1973 में जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा तो निरंतर हम 30 वर्षों तक इसकी संख्या में कमी आई, लेकिन फिर बाद में हम वापस से उठे। 2006 के बाद हमने इसकी संख्या को पुनः रिकवर करना प्रारंभ करा। और 2010 का जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा थी उसमें जब हमें 2022 तक डबल करना था तो हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करा। और भारत में शेर की जो संख्या है वो निश्चित रूप से बढ़ी। बहुत सी चीजें, जैसे अगर मैं बताऊं कि टाइगर की जो संख्या है उसको बढ़ने के साथ साथ एक समस्या भी आई है कि टाइगर को एक निश्चित एरिया चाहिए होता है, वो एरिया की कमी हो गई क्योंकि संख्या ज्यादा हो गई और भारत में नेशनल पार्क है वो छोटे हैं। और उस वजह से भी अब मानव और टाइगर संपर्क है वो बढ़ेगा और संघर्ष भी हमें देखने को मिलेगा। उसके उदाहरण हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, बिहार में देखने को मिलते हैं, यूपी का जो पीलीभीत है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो बहुत से एरियाज में क्योंकि अब ये संघर्ष है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि संख्या टाइगर की बढ़ने लगेगी और ह्यूमन पॉपुलेशन पहले से ज्यादा है, तो ये संघर्ष भी हमें देखने को मिलेगा। फिर भी हमें टाइगर को बचाना ही बचाना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, क्लास वो अच्छी लगी होगी, सेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। क्वेश्चंस इससे निश्चित रूप से जो फैक्ट्स मैंने अभी लास्ट में बताए वहां से आने ही आने, बहुत से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है वो भी हमने जाने। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।